हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और गर्मी बहुत ही प्रचंड है, मतलब एकदम सर पे है गर्मी। ठीक है, पसीने से हालत खराब थी। भी जस्ट तौलिया रख के मैं बैठा हुआ हूँ कि भाई मुझे पता है 1 घंटे में हालत खराब होने वाली है। कल तक हम लोगों ने जहाँ तक देख लिया था उसके आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन तक कल हमने कर लिया था। अभी हम लोग आपकी प्राचीन भारत की वास्तुकला देख रहे हैं। देखो आपके पास ये जो बुक है, पहले बता दूँ 2024 जो पूर्वावलोकन की बुक आई है, जिसमें 15,000 MCQ की सीरीज है। इस बुक की विशेषता यह है कि सभी PYQs के, चाहे वो यूपी PCS में आए हो, अपर में आए हो, लोअर में आए हो, ठीक है, आरओ में आए हो, आरओ प्री में आए हो, आरओ मेंस में आए हो, यूपी मेंस में आए हो, क्योंकि 17 तक यूपी का भी मेंस ऑब्जेक्टिव होता था। सबके क्वेश्चन शामिल किए गए। तो इस बुक की बहुत बेहतरीन विशेषता है। साथ ही साथ देखो मैं मुख्य पूर्वावलोकन भी अपने पास रखा रहता हूं ताकि जो और भी वैल्यूडेशन हो सके वो करवाता चलूं। ठीक, आपका काम होना चाहिए कि पैरेलली पूर्वावलोकन अच्छी तरीके से आप चाहो तो करके चल सकते हो। जिन दोस्त को इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त को दिक्कत आ रही है, आप इंग्लिश मीडियम की पूर्वावलोकन खोल लो। एक एक आपको लाइन से ही क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन का बस अंतर मिलेगा, सारे क्वेश्चन लाइन से मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आपको यहां से जिन क्वेश्चन में फैक्चुअली है भाई, वो तो फैक्चुअली जहां पे समझा पाने की थोड़ी भी संभावना होगी, गेस वर्क पे काम कराना होगा, वो सारे स्किल पे हम लोग काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, आते पहला टॉपिक हमारा है बोरोबुदुर स्तूप। तो स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, ये सब मैंने बहुत क्लियर डिस्कस किया है। तो मैं इसे अभी तत्काल में डिस्कस करने कोई मतलब है भी नहीं, तो ये बच जाते हैं। अब सर बंद कर दिए, पंखा क्लोज करा था ताकि आप लोग के पास आवाज ना जाए। मैं एकदम गर्मी में ही पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्तूप और चैत्य आपको पता है। अब देखो 12 जो बोरोबुदुर स्तूप है, ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में स्थित है। जावा आइलैंड में ये स्थित है। पीटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है इंडोनेशिया में। आपको क्या होना चाहिए, इंडोनेशिया आइलैंड्स को एक बार देख लेना चाहिए, कम से कम जावा आइलैंड को देख लेना चाहिए। यहाँ पे कोई स्ट्रेट यानी जल संधियां पाई जाए तो उनको आपको देखना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको जावा आइलैंड दिखा दे रहा हूं, आपको इसी तरीके से गूगल करना है। मैं आपको आरओ में अभी कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जब अभी जियोग्राफी डिस्कस करूंगा, फिर आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जावा मैंने सर्च कर लिया। ठीक, ये हो गया आपका इंडोनेशिया, इधर हो गया भैया अपना भारत, ये अपना प्यारा भारत हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। हमको पता है अभी यहाँ पे एक चक्रवात आया बे ऑफ बंगाल में, आप चाहो तो उस चक्रवात का नाम बता सकते हो। उस चक्रवात ने उड़ीसा से होते हुए, उड़ीसा के कुछ हिस्से को लेते हुए वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और नॉर्थ जो अपना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनको टच किया है। ठीक है, ये अपना अंडमान निकोबार आ गया। ठीक, अंडमान सी आ गया। अंडमान से जब आप आगे जाते हो, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। अब देखो ये आपका हो गया जावा, नीचे आओगे आप लोग तो जावा आपको, अच्छा देखो विषुवत रेखा के नीचे है जावा। ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो मान लो कि कल को जावा के बारे में स्टेटमेंट देगा कि जावा क्या है कि इंडोनेशिया के एक वो आइसलैंड है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये सब चीज आपको टिक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका जावा आइलैंड देखो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका जावा आइलैंड हो गया। ठीक, तो ये चीजें कुछ कुछ हैं जो अपने दिमाग में एकदम रखना ना, कि मैपिंग जरूर देखते चलनी है ताकि एक दिमाग में एक मेमोरी रहे कि हाँ भाई, जैसे यहाँ पे आओगे, जब आप ये मैपिंग देखोगे तो आपको लाओस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाओस दिख रहा है, मैं एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीनशॉट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। 1 सेकंड रुकिए। अब सर ठीक है, ठीक है, ये देखो कि लाओस आपका एक लैंड लॉक कंट्री है। ये देखो, ठीक है, लाओस क्या है, एक आपका लैंड लॉक कंट्री है। और पीटी में कई बार क्वेश्चन बन गया है कि लाओस क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। आप हमको लाओस का चाहो तो कैपिटल बता सकते हो कि भाई कि लाओस की कैपिटल क्या है। ठीक है, लाओस की कैपिटल पे आप लोग चर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी क्या करना होता है कि टॉपिक्स को गूगल करना है, गूगल करके लोकेशन निकाल लेना, उनकी कैपिटल देख लेनी है, वहां पे कोई, ठीक है, कोई जल संधि दिखे तो याद कर लीजिए, कोई आइलैंड दिखे तो याद कर लीजिए, उनकी जो कैपिटल्स है वो याद कर लीजिए, कोई लेक्स दिखे याद कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है स्मार्ट तरीका करते चलने का। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक है हमारा, उसका आंसर तुम लोग को मिल गया भाई जावा में। अब आगेंगे नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है। देखोगे जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं ये आपको कृष्णा नदी से नीचे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी साउथ इंडिया में ये शैली आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, साउदर्न इंडिया में। गोपुरम, गोपुरम समझ जाना कि बेसिकली प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं। साउथ इंडिया में आपको ये बड़े बड़े प्रवेश द्वार गोपुरम देखने को मिलते हैं। आपको पता नहीं इनमें से कौन सा आंसर है। गर्भगृह क्या होता है, जहां पे जो मुख्य देवता होते हैं, जो मुख्य देवता होते हैं, जो गॉड होते हैं, मेन गॉड होते हैं, उनका प्रतिमा यहां रखा जाता है। ठीक है, और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं। ठीक है, शिखर तो नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आप आंसर इसमें आपको टिक कर देना है।
ठीक है। इंग्लिश के टर्म्स का यूज करते चला जाएगा, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, आप उसमें निश्चिंत रहना, ठीक है। गोपुरम को इंग्लिश में भी गोपुरम ही कहते हैं, तो किसी भी, ठीक है, गोपुरम को इंग्लिश में भी गोपुरम ही कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा कुछ यहाँ पे टेम्पल्स उनके से संबंधित जो राजा हैं और कुछ उनकी विशेषताएं, इस पे क्वेश्चंस बने हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कहा रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। रथ मंदिर, रथ मंदिर का मतलब नॉर्मली क्या होता है, एकास्म पत्थरों से बने हैं, ठीक है। एकास्म पत्थरों से, एक समान पत्थरों से बने हुए ये मंदिर नॉर्मली रॉक कट के एग्जाम्पल्स होते हैं। रथ मंदिर क्या होते हैं, रॉक कट मंदिर के एग्जाम्पल होते हैं, रॉक कट टेम्पल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उनका निर्माण निम्नलिखित में से किसने करा था? चोलों के द्वारा कराया गया था, पल्लवों द्वारा कराया गया था, चेदियों द्वारा कराया गया था, या चालुक्यों द्वारा कराया गया था। तो ये आपका ध्यान देना है कि पल्लवों द्वारा, ठीक है, पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे फिर क्वेश्चन दे रहा है कि जो महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर है उनको निम्नलिखित में से किसने बनवाया था, ठीक है, किस पल्लव शासक के द्वारा। यानी सिंपल सी बात है, पहले ऊपर पूछा कि राजा मतलब वंश का डायनेस्टी नाम पूछा था, यहां पे बेसिकली राजा का ही नाम पूछ लिया कि महाबलीपुरम के जो सप्तरथ मंदिर हैं उनको किसने बनाया था। देखो सप्तरथ जो मंदिर हैं वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, क्या लिखा है, ये है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम की एक शैली है, आपको बताओ कि उस शैली का नाम क्या है? इसी को हम लोग सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होगा। बाकी रथ मंदिर को एकास्म मंदिर कहते हैं, ये सारी बातें आप लोग को पहले से पूरा है, ठीक है। महाबलीपुरम पूछे या मामल्लपुरम पूछे, इसी को अब मामल्ल टर्म्स आई क्या है, तो मामल्ल शैली कहते हैं, ध्यान देना, मामल्ल शैली कहते हैं, ठीक है, MALLAN मामल्लन स्टाइल या मामल्ल शैली भी कहते हैं। अब जो रथ मंदिर बने हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो महाभारत के पात्र हैं उनसे संबंधित है। अब बताओ सबसे छोटा मंदिर यहां पे कह रहा है किससे संबंधित है, ठीक है, द्रौपदी जी का, अर्जुन रथ, भीम रथ या धर्मराज। तो हमको पता है कि रथ मंदिर के मतलब क्या है, एकास्म मंदिर, ठीक है, ये तो समझा दिया हूं। द्रौपदी रथ क्या है, सबसे छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है इसमें। और सबसे बड़ा तो भाई धर्मराज, युधिष्ठिर राजा थे, धर्मराज थे, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा आपका जो है वो धर्मराज रथ है, ठीक, ये आपका तैयार हो गया। यहां के बाद से हम लोग जाएंगे ऊपर, तो कह रहा है चट्टानों को काटकर, यानी ये भी रॉक कट मंदिर ही है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, ठीक है। हम लोग इसका भी आंसर कर चुके हैं, ऊपर ही अभी पढ़े हुए हैं, तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए टिक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पल्लव के समय कराया गया था। अब आएंगे ये, यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप देखो जब आप देखोगे कि मंदिर का डेवलपमेंट, तो मंदिर का डेवलपमेंट कैसे होता है, रॉक कट से स्टार्ट होगा, ठीक है, रॉक कट से मंदिर स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चरल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल टेंपल आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चरल टेंपल आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये ओपन एरियाज में देखने को मिलेंगे, ओपन एरियाज में, ठीक है, ओपन एरिया में देखने को मिलेंगे। तो यहां पे कह रहा है बृहदीश्वर मंदिर, आप सबको बृहदीश्वर मंदिर नाम में ही है, वृहद, वृहद मतलब बड़ा, रॉक कट मंदिर भाई एकास्म टाइप के होंगे, ठीक है, ये चीज समझना। तो सप्त पैगोडा अभी हमने पढ़ा है वो रॉक कट टाइप के हैं, तो जाहिर सी बात है सप्त पैगोडा भाई सबसे पुराने मंदिरों में से होगा, ये लास्ट में नहीं होगा, ये इनिशियली होगा। तो यहां पे देखो सप्त पैगोडा एक ही जगह पे सबसे पहले है, पॉइंट नंबर 4 पे। यहां पे तो सब कह रहा है कि सबसे नया नवीन में रख रहा है, सबसे लास्ट में बना होगा, तो हो ही नहीं सकता सबसे लास्ट में हो, ठीक है। अच्छा, यहां से तो आंसर हमको मिल गया भाई, बहुत सिंपली आंसर मिल गया, केवल हम लोग रॉक कट समझने और एग्जांपल मिल गया। महाबलीपुरम के भी जो तटीय मंदिर है ये भी आपके रॉक कट के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है, राज सिंह शैली में बने हुए हैं, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाए गए हैं, ध्यान रखना, ये राज सिंह शैली में बने हुए हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद से आपका आता है अगला बृहदीश्वर मंदिर। जो बृहदीश्वर है इसको हम लोग राजराज प्रथम के समय बना था, और जो गंगईकोंड चोलपुरम है वो राजेंद्र प्रथम के समय बना था, चोल शासक। अभी ये चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम है, राजराज प्रथम है, कुलोतुंग प्रथम है, इनके बारे में आगे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोग चोल पढ़ेंगे, अभी वहां करेंगे, तो धैर्य बनाए रखना, इनके भी ऊपर करेंगे। आप बोलोगे सर कुछ होमवर्क नहीं दिए आज, तो चलो एक होमवर्क अगर आप लोग लिख लोगे और वो होमवर्क अगर कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। आप पल्लव शासकों का क्रम बता दो, पल्लव शासकों का क्रम, ये पेपर में आया हुआ है,
पल्लव शासकों का क्रम बता दो। ठीक, अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन और बदल कैसे सकता है। अभी ये मंदिर का नाम दिया है, कल को इनसे संबंधित अब सोचो, जैसे सप्त पैगोडा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय का है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय का है, बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय का है, गंगई कोंड, देखो गंगा, गंगई कोंड, कोंड मतलब विजेता, गंगा के क्षेत्र का जो विजेता है ऐसा चोल शासक, तो गंगई कोंड चोल, चोलपुरम एक कैपिटल भी थी चोलों की, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, ये सिटी बनाई गई थी, इसने टाइटल लिया था गंगई कोंड का, एक शासक है जिसने टाइटल लिया हुआ है, यानी गंगई कोंड, गंगा वाले बेल्ट पे, वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट पे उसने विजय प्राप्त किया था, और यहाँ पे एक तालाब का भी उसके दौरान निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उस शासक का नाम आप चाहो तो कमेंट कर दो, नहीं तो आगे मिलेगा वहां हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया, बहुत बुरी हाल है, आप लोग की तरफ पता नहीं कैसी गर्मी का हाल चाल है, इधर तो मतलब बहुत बुरा है। ठीक है, बहुत ही बुरा है, और क्लास वजह से सब बंद करना पड़ता है, आप लोग के पास बहुत क्लियर आवाज है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो भैया जो भारी भरकम नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये जो बृहदीश्वर मंदिर आपको दिख रहा है ना, बृहदीश्वर मंदिर में ही आपको जो मासिव स्टैचू ऑफ नंदी, भारी भरकम जो नंदी की मूर्ति पाई गई है, यानी मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी, वो कहां पाया गया है। ठीक है, वो पाया गया आपके बृहदीश्वर मंदिर में, बृहदीश्वर मंदिर में। ये पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया था, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ये विशेषता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पे पूछ रहा है कि भैया कि एक चार्ट यहां पे लिखा है, एक चार्ट यहां पे लिखा है, कह रहा है कि सूची एक में क्या लिख रहा है, स्तूपा, चित्रकारी यानी पेंटिंग, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, कनिष्क की एक मूर्ति पाई जिसमें उसका सर नहीं है, कनिष्क किस वंश का है पढ़ चुके बता दो आप लोग, और दशावतार मंदिर गुप्तों के समय बना हुआ है। तो दशावतार मंदिर कहां पे है, तो मेरे भाई मेरे मित्र आपको पता है D का 3 होगा। दशावतार मंदिर कहां पे है, तो ये तो सबको पता है, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। स्तूप क्या है, चलो स्तूप आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है, आ जाओ। कनिष्क की 2 राजधानियां थी आपको पता है, एक मथुरा, दूसरा लाहौर साइड में। तो कनिष्क की मूर्ति कहां मिली होगी, यहां पे, तो C का 4, देखते इतने संदर्भ मिलता है, D का 3 यहां पे है और C का 4 यहां पे है, तो B भी मिल रहा है, D का 3 C का 4, B नंबर ऑप्शन, बाकी कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, बाघ चित्रकारी आप लोग सुनते हो, बाघ पेंटिंग वो टर्म्स ही है पूरा, बाघ पेंटिंग वो मिल गया आपको। ठीक है, सांची का स्तूप भाई कौन नहीं जानता है, सांची का स्तूप कौन नहीं जानता है, सांची का स्तूप बताओ कौन बनवाया था, अशोक बनवाया था या कोई और बनवाया था, अशोक बनवाया था या कोई और, एस या नो में इसका आंसर कर दो आप लोग। ठीक है, यस या नो में इसके आंसर आप लोग बक दो। ठीक, नीचे टाइप कर दो बक दो, मतलब यहां पे प्लेसेस लिखे हैं और यहां पे जो स्मारक है, स्मारक की इंग्लिश होती है मोन्यूमेंट्स। ठीक है, स्मारक लिखे हुए हैं, इसको मैच कराना है। यहां पे एलिफेंटा एक लोकेशन है, श्रवण बेलगोला एक लोकेशन है, खजुराहो एक लोकेशन है, सांची। एलिफेंटा केव्स के बारे में मैंने इसके पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। तो एलिफेंटा केव्स, केव खोजो, यहां पे क्या लिखा है, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब 3, तो ए का क्या हो गया, ए का आपका हो गया 3, ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया। अच्छा नेक्स्ट आओ, दूसरा श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहां पे स्थित है, श्रवण बेलगोला आपके कर्नाटक में स्थित है, और यहां से स्टैचू पाई गई है, मूर्ति पाई गई, किसकी, गोमतेश्वर की प्रतिमा पाई गई है, गोमतेश्वर की प्रतिमा पाई गई है। आते हैं, चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, चामुंड राय जी के द्वारा। तो मूर्ति यानी स्टैचू, 4 नंबर पॉइंट यहां पे हो गया। ठीक है, खजुराहो, खजुराहो हमको पता है कि कई सारे मंदिरों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो भाई खजुराहो से क्या हो गया, मंदिर हो गया, और सांची क्या हो गया, सांची के स्तूप हो गया। आंसर देखो भैया 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, क्लियर बात। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक लिस्ट दी गई है जिसमें हम्पी लिखा गया है, नागार्जुन कोंडा लिखा गया है, शिशुपालगढ़ लिखा गया है, अरिकामेडु लिखा गया है। ठीक है, अरिकामेडु, यहां पे 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं भाई, आपको मिलाना है। ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनसे आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। चलिए देखते हैं, इसको मैच कराते हैं। देखो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, किसी को चलो ये एक बार दिक्कत होगी, तो अरिकामेडु तो याद होगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी याद होगा, वहां से अरिकामेडु की हमको जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहां मिली थी, तो वेस्टर्न घाट में पुदुचेरी के इर्द गिर्द इसको पाई गई है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ऐसी बुक है जिसके राइटर का नाम उस पर नहीं लिखा है, यानी अननोन पर्सन के द्वारा लिखा गया है। तो भैया डी का तो एक होगा, ये 120% कंफर्म आंसर है।
डी का 1, डी का 1 से लेकिन आंसर आपको मिलेगा नहीं 120% से, ध्यान देना है। अब आपके पास ए, बी और डी में से कोई एक आंसर है। कभी भी इस दुविधा में आ जाओ तो देखो ऐसे जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फिर कहाँ जा रही है, यहाँ पे भाई लग रहा है ए और बी में से, क्योंकि 4 यहाँ पे 2 बार है तो लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा गेस कर सकते हो पेपर में। अभी गेस मत करो, अभी तो मैं कराऊंगा। शिशुपाल, शिशुपाल के बारे में मैंने अभी जब महाजनपद पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि शिशुपाल का संबंध कहां से था, ठीक है, तो उड़ीसा वाला बिल ढूंढो, ठीक है, शिशुपाल का उड़ीसा वाला बिल ढूंढो, तो आपका मिल गया सी का 4, सी का 4 हो गया, ठीक। नागार्जुन कोंडा, आपको ये टर्म्स, कोंडा टाइप का टर्म्स ना आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा कहां पे हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, और आपका हम्पी हो गया कर्नाटक। ये देखो कोंडा टाइप के टर्म्स हमेशा आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। अब कभी देखना कहीं किसी चीज को मैच कराना लास्ट में कोंडा टाइप का लिखा रहे तो आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है एक बार उसे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है ऐतिहासिक स्थल और यह है राज्य, यानी कुछ हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो किस स्टेट में। तो भीमबेटका, किसी को बताना पड़ेगा क्या भीमबेटका के बारे में। सोर टेम्पल, ठीक है, भीमबेटका सोर टेम्पल। हम्पी तो अभी बताया हूं। मानस, भाई मानस तो असम में, असम कहीं लिखा हुआ है क्या, असम लिखा हुआ है। ये पूरा आसान था, चारों की चारों आसान था। भीमबेटका भाई 75 बार पढ़ा चुका हूं, हम्पी तुरंत पढ़ाया हूं, मानस तुरंत पढ़ाया हूं। सोर टेम्पल आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आप सोचोगे कैसे, आप कहोगे सर इसको याद करना, भुला जाते हैं। अब जो बारिश अगर अभी नहीं हो इस गर्मी में, आप क्या करोगे, बहुत शोर मचाओगे कि बहुत खुश होगे, बहुत शोर मचाओगे, परेशान हो जाओगे भाई कि बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। यही हाल है तमिलनाडु का। तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिमी मानसून से नहीं मिलती है बारिश। इसको कब मिलती है, पश्चिमी विक्षोभ से मिलती है या लौटती हुई मानसून से मिलती है। तो किससे इसको बारिश मिलती है आप लोग बता देना, ठीक है। अब होता पश्चिमी विक्षोभ से ठंडी में उत्तर भारत को वर्षा प्राप्त होती है, लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु को मिलती है वर्षा। तो अभी यहाँ पे जो सर्वाधिक हल्ला शोर है यहाँ पे पानी कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आओ, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर और महाबलीपुरम के मंदिर, ठीक है। देखो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल है, सुमेल यानी एक ही है, बाकी सब क्या है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा हुआ है, पांड्यों के द्वारा बनाया गया है, ये पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। अब तो मीनाक्षी मंदिर किस देवी से संबंधित है, किस देवी को रिप्रेजेंट करता हो, किस देवी का मंदिर है, ये आप बता सकते हो। तो भाई अब इसमें देखो खजुराहो अभी हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, यही एक सही है। खजुराहो क्या है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। खजुराहो के टेम्पल्स दो पार्ट में पाए गए हैं, कुछ तो पर्वतीय इलाकों में पाए गए, कुछ विलेजेस इलाके में पाए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, यहां पर लिखा है बैजनाथ धाम, यहां सारनाथ लिखा है, दिलवाड़ा लिखा है, यहां बद्रीनाथ लिखा है, ठीक है। अब आपको इसमें से टिक करना है, ठीक है, टिक करना है। अब देखो सारनाथ कैसा लोकेशन है जो बौद्धिज्म से संबंधित है। तो बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन, जिसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, बेसिकली भगवान बुद्ध को जब निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो पहले वो सारनाथ जाते हैं। सारनाथ में वो उन 5 ब्राह्मण ऋषियों को क्या कहते हैं, दीक्षा देते हैं, जिसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या प्रथम वचन कहां पे, सारनाथ में। तो बी का 3 हो गया भाई, बी के 3 से तो आपको आंसर मिल गया, सिंपली आंसर मिल गया, बौद्धिज्म पीरियड से आंसर मिल गया। अब देखो कर्नाटक का दिलवाड़ा, नहीं राजस्थान का दिलवाड़ा, आबू पर्वत वाला, ये शायद माउंट आबू, बिल्कुल ठीक है, माउंट आबू पे स्थित है। माउंट आबू बताओ किसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये जैनिज्म से संबंधित हो गया। अब आपके पास बनता है बैजनाथ और बद्रीनाथ। बैजनाथ बसता है आपका, और क्या बसता है, बद्रीनाथ। हमको पता है बद्रीनाथ की स्थापना, 4 ज्योतिर्लिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, 4 ज्योतिर्लिंगों का नाम कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, कुछ देर पहले मतलब आज निकल। तो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 ज्योतिर्लिंगों का आप नाम लिख दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। इसी में हमको पता है एक ज्योतिर्लिंग के जिसका नाम है बद्रिकानाथ या बद्रीनाथ। तो ज्योतिर्लिंग में विष्णु जी का है, ठीक है, तो विष्णु मंदिर है। तो बद्रीनाथ हो गया, डी का 4 आंसर तो आपको पहले ही मिल गए, ठीक है।
ये होमवर्क आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, चारों ज्योतिर्लिंगों का जो नाम है वो कमेंट कर दो आप। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे 4 टेम्पल्स का नाम लिखा है, हालांकि टेम्पल्स का नाम है 4, हम लोग कैसे स्ट्रक्चर का नाम लिखा है। एक सूर्य मंदिर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भैया कौन नहीं जानता है, बहुत फेमस नाम, सबको पता है, बच्चों को पता है, ठीक है। लिंगराज मंदिर, हवा महल, ठीक है, और गोमतेश्वर की प्रतिमा। अभी हम लोग कल जल महल पढ़े थे, बताओ कहाँ पढ़े थे, शमसी तालाब, कुछ याद आ रहा है? हवा महल, गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा भी मैंने आपको याद कराया है कहाँ पे, कर्नाटक में। अब देखो डी का 1 रखो, डी का 1 रखोगे तुरंत आंसर मिल गया, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, क्योंकि डी का 1 रखिए आंसर मिल गया। ए का 2 अगर आपको याद आता तो खैर 2 ऑप्शंस थे यहाँ पे, ठीक है, डी के 1 से तुरंत आंसर मिल गया। बचे हुए आंसर क्या है, बी का 4 होगा, बी का 4 होगा, अर्थात लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में आपका क्या है, लिंगराज मंदिर है, ठीक है। अभी ना इंग्लिश वाले को दिक्कत आनी चाहिए ना हिंदी वाले भाई, ठीक है। आप लिंगराज मंदिर को इंग्लिश में तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक। जयपुर में आपका क्या है, हवा महल है, हवा महल को एयर महल मत करना, हवा महल ही होगा, ठीक है, हवा महल ही होगा। ये हो गया, चलिए ओके, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे सूर्य मंदिर देख लो, एक और सूर्य मंदिर पाई जाती है, उसका नाम है आपका अरशवल्ली का सूर्य मंदिर, अरशवल्ली सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, ये भी एक सन टेम्पल है। अरशवल्ली सूर्य मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अब जब घटना चक्र लगाओगे तो पता चलेगा, एक शासक थे जिसका नाम था देवेंद्र वर्मा, जो कि कलिंग नरेश थे, ठीक है, देवेंद्र वर्मा, इनके द्वारा इसे बनाया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2017 में, ठीक है, यूपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ है। ओके, आते हम लोग नेक्स्ट, सोनगिरी, ठीक है, आते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने दिलवाड़ा में बता दिया था ना कि कुछ पहाड़ियों पे स्थित कुछ वहाँ पे, ठीक है, ये भी जैनिज्म से संबंधित था इसलिए निकल गया था। देखो सोनगिरी में क्या ना, सोनगिरी में 103 जैन मंदिर है, इनमें से कुछ जैन मंदिर पहाड़ी यानी 77 तो पहाड़ियों पे, ठीक है, पहाड़ियों पे स्थित है, और यहाँ पे पहाड़ लगे होते हैं, और बाकी बचे जो हैं आपके लगभग 26 वो प्लेन्स में स्थित हैं, गाँवों में स्थित है। पहाड़ियों में जो मंदिर स्थित है उनमें जो मुख्य मंदिर है वो है चंद्रप्रभु, 57वें नंबर पे बना हुआ है, मतलब क्रम में 97वें नंबर क्रम में चंद्रप्रभु, लॉर्ड चंद्रप्रभु का, चंद्रप्रभु, गॉड चंद्रप्रभु का जो मंदिर है वो संबंधित है। मुख्य मंदिर चंद्रप्रभु जी का मंदिर है। कहाँ पे स्थित है, तो ये दतिया में, दतिया में, एमपी के दतिया में स्थित है, ठीक है। आगे आएंगे, आबू का जैन मंदिर किससे बना है, मतलब किसका यूज किया गया है, तो माउंट आबू पे ध्यान देना, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो पूर्णतः संगमरमर से बनाया गया एक मंदिर है। मैंने बताया कि विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। विमल शाह सामंत थे किसके, भीमदेव प्रथम के, यह भीमदेव प्रथम के सामंत थे। भीमदेव प्रथम क्या थे, एक चालुक्य शासक थे। भीमदेव प्रथम क्या थे, एक चालुक्य शासक थे। आते हैं, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल, नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है क्या ये किससे संबंधित है, जानना, ये क्या कहां पे स्थित है। अब देखो, ठीक है, इसको देखते हैं। जो नैमिषारण्य है, यहां भी कहीं लिखा होता, हाँ ठीक है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल आपका स्थित है सीतापुर में। डायरेक्टली आपको याद करना, सीतापुर यूपी में है। कभी भी यूपी में क्वेश्चन आ जाए तो आप नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के बारे में चर्चा कर सकते हो कि हमारे जो यहाँ पे जो कल्चरल लोकेशन है हम लोग उसको डेवलप करके पर्यटन पे अच्छा खासा काम कर सकते हैं, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ाने में। ये काफ़ी हिस्टोरिकल मतलब इंपॉर्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो महर्षि दधीची की आप कहानी सुनते हो ना, कि राक्षसों का नाश करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपना देह त्याग किया था, मतलब अपनी जो बोन्स थी, जो अपनी शरीर की हड्डियां थी वो दान दिया था। गिव अप हिज बोन्स, किसको, देवताओं को दे दिया था, जिससे इंद्र का वज्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये घटना आपकी यही सीतापुर की घटना है। तो यहां से हम लोग अभी लगभग 22 क्वेश्चन के करीब में देख लिए हैं, और पहले 24 मिनट में। अब हम लोग, हमारा वो खत्म हो गया, अब हमारा साउदर्न इंडिया स्टार्ट हो गया, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। इसमें मेनली आपका जो टाइम लेता है वो चोल लेते हैं। चोलों के बारे में बता दूं,
दो चीज इनके लिए बहुत फेमस है, जान जाती है। ये एक तो ये नेवल पावर है, ठीक है, नेवल पावर है, नौसैनिक शक्ति है। नेवल पावर होने के कारण ये कई सारे आइसलैंड को जीते हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका मालदीव आता है, ठीक है, इसमें आपका श्रीलंका आता है, श्रीलंका सिंगल द्वीप बोलते थे उसे, ठीक है। कई सारे एरियाज को देखें जिसमें आपका साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ एरिया को, मलेशिया वगैरह को जीता हुए हैं। तो यानी इसके लिए नेवल पावर है, पहली बात इसके लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है ये अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्राम्य शासन के लिए जाने जाते हैं, ग्राम्य प्रशासन के लिए। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो आप 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ते हो, ये चोलों के समय से व्याप्त है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कह रहा है कि चोलों का राज्य, पहला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में फैला था। देखो अगर हम लोग इनके टेरिटरीज की बात करेंगे तो बहुत लंबी टेरिटरी थी। कृष्णा से लेके तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था ना, कृष्णा से तुंगभद्रा नदी से लेके कुमार अंतरिक्ष यानी पूरा साउदर्न इंडिया तक पहुंच, इनडायरेक्टली वहां तक इनका क्षेत्र आता है। यानी कोरोमंडल बेल्ट जो है वो इनके क्षेत्र में पड़ता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनकी कैपिटल की बात करें, आप चलो बता दो चोलों का कैपिटल क्या था। तो उरैयूर कैपिटल था या नहीं, ठीक है। आगे पूछा है भैया, तंजौर हुआ, ठीक है, उरैयूर हुआ, गंगईकोंड चोलपुरम हुआ, ये सब इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, सब इनकी कैपिटल हुआ करती थी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की विशेषता थी। अभी जस्ट आपको समझाया हूं, जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है, जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है, ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो विशेषता थी। ऑटोनॉमी ऑफ विलेज, एडीएम लिख देते हो, एडमिनिस्ट्रेशन समझ जाना, ये क्या है चोलों की विशेषता थी। आगे आइए, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम, वारियम एक्चुअली क्या होता था, डिपार्टमेंट होता था, कमेटी होती थी। तो ये क्या करते बेसिकली कि कमेटीज के थ्रू क्या करते थे, जो सरकार है वो चलाते थे, ठीक है, जो सरकार है वो कमेटीज के थ्रू इनके द्वारा चलाई जाती थी। तो कई सारी कमेटीज थी, उस कमेटी को हम लोग मतलब ये वर्किंग कमेटी इंडायरेक्टली उसको हम लोग कहते थे, कार्यकारिणी कमेटी कहते थे। तो जो कमेटी उद्यान प्रशासन देखती थी, ठीक है, उसको हम लोग कहते थे टोट्टवारियम। टोट्ट शब्द का संबंध जो होता है वो उद्यान से होता है, ठीक है, टोट्ट शब्द का संबंध उद्यान से है, उद्यान प्रशासन से। एरी, एरी का संबंध तालाब से है, यहां पे कहीं सही बोलो ना, हाँ। तो ये टैंक कमेटी थी, तालाब प्रशासन थी, टैंक से संबंधित कमेटी थी, टैंकों का देखरेख करती थी, ठीक है। अब अगला आपको बताओ पूर्णवारियम, ये देखना, ये गोल्ड से संबंधित कमेटी थी, गोल्ड से। यानी आप देखोगे कितनी बेहतरीन प्रशासन चला रहे हैं कि विभिन्न एरियाज के लिए एक एक कमिटीज बना के प्रशासन चला रहे हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति का मतलब होता है ब्रॉन्ज स्टैचू, ठीक है। नटराज की जो ब्रॉन्ज स्टैचू है किस कला का उदाहरण है। चोल पढ़ रहे हो तो भाई चोलों का ही है पहली बात। और ये चतुर्मुखी पाई गई है, मतलब चतुर, इनका शेप क्या है, तो चतुर्मुखी शेप है। ये कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं है, चतुर्मुखी शेप आप दिमाग में रखना है। ये देखिए, ये मूर्तियां चतुर्भुज है, ठीक है, चौकोर है। आगे ये कह रहा है कि भगवान नटराज नृत्य के संदर्भ के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहली बात क्या बता रहा है नटराज के संदर्भ में, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अभी जो समझाऊं, अब देखो कह रहा है कि इन्होंने अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का, ठीक है। ये स्वरूप यानी वो वाला स्वरूप हो गया, अर्धनारीश्वर टाइप का स्वरूप हो गया, ठीक है। तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कथन कारण की, ठीक है, कथन कारण की व्याख्या तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये क्या करेगा, कल को चाहे तो यही आपका स्टेटमेंट दे दे कथन कारण में, कथन ये कारण ये व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। नटराज की मूर्ति को अर्धनारीश्वर की, ठीक है। ये देखो, अब देखना पेपर में आपसे कल को क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाएं कान में पुरुष का कुंडल है, दाएं में मतलब दाएं कान में क्या है, पुरुष है। ये कल को सिर्पटली यही आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट गलत दे दे क्या यही पूछ दे, ठीक है, विशेषताओं में, तो तैयार रहना आपको।
अगला कह रहा है कि शिव की जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है, ध्यान रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वो एक टीचर को रिप्रेजेंट करती है, एक शिक्षक को रिप्रेजेंट करती है, एक टीचर को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना था? तो चोल जाने जाते थे, पहले ही मैंने बता दिया है। कारण निम्न राजवंशों में से कौन शासनकाल मतलब अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देते थे? यानी पिता की मरने की मृत्यु, राजा की मरने की मृत्यु नहीं होती थी, युवराज की घोषणा क्या होती थी? युवराज, ठीक है, युवराज की घोषणा पहले ही हो जाती थी, ठीक है, युवराज की घोषणा पहले हो जाती थी, युवराज सिंह की नहीं, युवराज की। तो देखो वैसे तो ये भारत में नॉर्मली जो हिंदू डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी ना, उन सभी डायनेस्टीज में यही देखने को मिलता है। वो समझते थे उत्तराधिकार की लड़ाई हमारे मरने के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब बहुत फेमस था, ध्यान देना है। और कि ज्येष्ठ पुत्र बन जाता था या योग्य पुत्र जो हो वो बन जाता था, ज्येष्ठ पुत्र का हालांकि कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो लेकिन चोलों में, बाद के चोलों में बहुत ज्यादा फेमस था। करेक्ट, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को, ना कि सिंघल द्वीप को, ऑल ओवर श्रीलंका को जीता था। तो श्रीलंका को पहली बार तो राजराज प्रथम ने, राजराज फर्स्ट ने जीता था, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और श्रीलंका को जब राजराज प्रथम ने जीता था तो इसकी राजधानी थी अनुराधापुर, अनुराधापुर, ठीक है। अनुराधापुर जो राजधानी थी, राजराज ने इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और एक नई राजधानी बनाता है। और उस राजधानी का नाम क्या था? यहां पे देखिए, पोलोन्नरुआ, ठीक है। नई राजधानी क्या थी? पोलोन्नरुआ, नई कैपिटल, ये न्यू कैपिटल बनती है, ठीक है, ध्यान देना है। और इसका नाम क्या रख दिया? जननाथ मंगलम, चोल मंगलम के नाम से जननाथ मंगलम, ठीक है। आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी को किसने चोल झील में कन्वर्ट कर दिया? तो महान विजेता था राजेंद्र प्रथम। ये पहले क्या करेगा? श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका ओवरऑल होल श्रीलंका को परास्त कर देगा। इनके शासक को कुछ पंचम करके कुछ नाम था इनका, यहां पे कहीं लिखा है क्या? हाँ, यहां पे देखिए, राजा महेंद्र पंचम, राजा महेंद्र पंचम को उठा लाएगा, रखेगा, यही वो मर भी जाते हैं, 10-12 साल जिंदा रहते हैं, मर भी जाते हैं। तो श्रीलंका जीत लिया। श्रीलंका जीतने के बाद इसको लगे कि हमको गंगा जल लेके आना, गंगा जल लाने के लिए पूरा वो वेस्ट बंगाल जीत लेगा। पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से जाता है और पूरी गंगा घाटी पे आक्रमण करेगा, पाल शासक को निपटा देगा। गंगा जल, पाल शासक को मुझे तो लगता है पंपिंग सेट लगवा देना चाहिए था भाई कि गंगा जल आपको जाता रहेगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन निपटा दिया इनको। जब पाल शासक को यानी गंगा का ये बेल्टा, तो गंगई कुंड, कुंड मतलब विजेता होता है, गंगई कुंड खिलाया जब ये एरिया जीत लिया। यहाँ पे गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी में गंगा को जीतने वाला चोल राज, ठीक है। ये एक मतलब एक शहर बसाता है, वो उसको राजधानी बनाता है उसका, ठीक है। यहाँ पे चोल गंगम, चोलों के द्वारा गंगा मतलब एक तालाब बनाया गया, चोल गंगम जिसका नाम रखा गया। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक। आगे पूर्व श्रीलंका, देखो श्रीलंका को कि उत्तरी भाग को किसने जीता? राजराज प्रथम। ओवरऑल किसने जीता? राजेंद्र प्रथम। किसके समय स्वतंत्र कर दिया गया? तो कुलोतुंग प्रथम। चीन में इसी के समय राजदूत भेजे गए हैं, ठीक है, कई सारे लोग को भेजे गए, एक लोग को नहीं, कई लोग को। ना केवल जीतता है इनके राजकुमार, अपनी बेटी भी ब्याह देता है। वो कौन था? कुलोतुंग प्रथम। यानी आंसर समझ गए, कुलोतुंग प्रथम। वहां का राजा था विजय बाहु, ये स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। फिर से इन पे अटैक करने के बजाय कुलोतुंग क्या करेगा? एक संबंध, एक वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा और इनकी राजकुमार का नाम था वीर पेरुमाल, विवाह कर देगा अपनी बेटी से। 72 व्यापारियों, 72 मर्चेंट का एक दल, एक ग्रुप क्या करेगा? श्रीलंका, सॉरी, चीन भेजता है। कौन? कुलोतुंग के द्वारा भेजाता है, ठीक है। 1077 की घटना है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। मतलब चोरों के बारे में हमको जानकारी ज़्यादा मिलती। क्यों? तो चोरों के बारे में भाई इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारियाँ इनके बारे में मिल जाती है। कारण क्या है? चोल शासकों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं और उनके वॉल्स पर क्या किया है? कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं, ठीक है। और इनमें एक्चुअली अपनी जो विक्ट्रीज रही हैं, जो हिस्टोरीज रही हैं, उनको मेंशन करवाया है।
तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी जाता है पढ़ के जान जाता है इनके बारे में, इसी के लिए हमको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, कथन कारण की व्याख्या करता है। आ जाओ, दक्षिण भारत का प्रश्न, तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तक्कोलम का युद्ध, ठीक है। तो तक्कोलम का युद्ध जो आपका हुआ था ये राष्ट्रकूटों और चोलों के बीच में, पहली बात है आरसी यानी राष्ट्रकूट एंड चोल के बीच में ही हुआ था, ठीक है। आरसी मेरे पापा का नाम पड़ जाता है रविचंद्र, तो मैंने ऐसे ही याद किया रविचंद्र, ठीक है। तो आरसी राष्ट्रकूट और चोल, ठीक है। अब देखो यहां पे जो राष्ट्रकूट शासक रहता है उसका नाम रहता है कृष्ण थर्ड, ठीक है, कृष्ण थर्ड। अब देखो यहां पे लिखा है कि चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों के साथ आते तक्कोलम का युद्ध, यानी इधर कौन था, इधर परांतक प्रथम थे, सी में कौन थे आपके परांतक प्रथम थे। लड़ाई होगी तक्कोलम का युद्ध, इसमें ये भाई सब क्या करेंगे, परांतक प्रथम हार जाएंगे, तक्कोलम का युद्ध चोल क्या कर सकते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, तंजावुर किसकी राजधानी थी, चोलों की राजधानी क्या थी, तंजौर थी, तो तंजौर पे विजय प्राप्त कर लेंगे कौन, तंजौर पे विजय प्राप्त कर लेंगे राष्ट्रकूट। तो हमने बताया कोंड नामक वर्ड क्या था, विजेता था, तंजौर कोंड, तंजयु कोंड नामक उपाधि धारण कौन करेगा, तो कृष्ण तृतीय करेगा। याद करो गंगई चोल कुंड, कौन उपाधि धारण किया, राजेंद्र प्रथम। तंजई कुंड क्यों, तंजौर पे विजय प्राप्त करने के कारण तंजय कुंड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया, मतलब ठीक है इस लड़ाई के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा बचे रह जाते हैं, कैसे बचे रह जाते हैं, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी या मलिक काफूर। वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब उतना रेलिवेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन लोअर पीशर्स ने दे दिया था 2004 में क्वेश्चन, 20 साल हो गए। अब देखो चोल बहुत पहले कमजोर हो चुके हैं, पांड्यों ने इनको तो एकदम तोड़ दिया था और ये पांड्य शासकों के अधीन ही शासन करते थे, तो वैसे इनको समाप्त करने का काम कौन किया, पांड्यों ने किया। लेकिन अंतर्गत मतलब उनके शासन में शासन करते थे कुछ एरियाज पे। बाद में मलिक काफूर क्या करता है, साउथ में अटैक करता है। मलिक काफूर किसके निर्देशन में करता है, तो आपको पता है वो किसके निर्देशन में करता है। तो जब वो साउदर्न इंडिया विजय करता है तो उसमें पांड्यों को भी हरा देता है। तो अंतिम रूप से कुछ लोग मानते हैं कि मलिक काफूर ने किया, ठीक है, निकटतम आंसर तो यही आ रहा है क्योंकि पांड्य तो आंसर में है नहीं कहीं, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप लोग इसी हिसाब से तैयार कर जाओ, मलिक काफूर। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार देखती थी। देखो श्रेणी क्या था ना, एक ग्रुप होता था, एक समान व्यवसाय करने वाले लोगों की एक समिति होती थी, कंपनी होती, एक मतलब एक कमिटी होती थी। एक समान व्यापारी, एक समान, ठीक है, व्यवसाय वाले लोग होते थे, मतलब कोई कपड़ा बेच रहा हो तो कपड़े बेच रहे हैं। नगरम क्या होता था, नगरम बेसिकली संगठन था, ये स्थानीय मर्चेंट्स का यानी व्यापारियों का संगठन था, व्यापारियों का संगठन था, स्थानीय संगठन था ये। तो दो तो कट गया भैया, क्वेश्चन क्या पता है, विदेशी व्यापार से कौन संबंधित है, नाना देशी, नाना मतलब दूर का देश, ठीक है, तो नाना देशी इसका आंसर है। मणिग्राम का भी काम था विदेशी व्यापार, इन दो का काम क्या था, विदेशी व्यापार से संबंधित थे। ये दो संगठन विदेशी व्यापार से संबंधित थे, नाना देशी और मणिग्राम। आते हैं, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, चालुक्यों की राजधानी वातापी हुआ करती है, सीधा याद कर जाओ कि चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्य शासक आज के आपके कर्नाटक वाले बेल्ट पे देखने को मिलता है। आपने चालुक्य पुलिकेशिन प्रथम का नाम सुना होगा, पुलिकेशिन द्वितीय का नाम सुना होगा, याद करो नर्मदा नदी के तट पे वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को हराया गया था। पुलिकेशिन द्वितीय के अभिलेख की जानकारी, कौन सा अभिलेख है, एहोल प्रशस्ति है। एहोल प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, चाहो तो कमेंट करके बता दो, बढ़िया लगेगा मुझे, ठीक है। एहोल प्रशस्ति चाहो तो आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक। इसके आगे मुझे लगता है हम लोग कल देख लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसके आगे कल देख लेते हैं, लगभग 40 मिनट की हमारी क्लास हो गई है और 20 क्वेश्चन हमने इधर देख लिया है। देख लेते कितने क्वेश्चन देख लिए हैं, और अराउंड 20 क्वेश्चन इधर देख लिया, 40 क्वेश्चन गर्मी आज हमने किया है। थोड़ा बहुत तेज आज गर्मी है, मतलब हालत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। तो 40 क्वेश्चन आज हमने कर लिया है। उम्मीद करेंगे क्लासेस आपको समझ में आई हो। अगर क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए काम में आएगी यूपी 2012 में, वो जल्दी आपके पास मौजूद होगी।